नमस्कार। सबसे नए इन्वेस्टर, बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट आप शुरू करना चाहते हैं। आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल गई है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। हो सकता है आपने अभी अभी प्रमोशन लिया, आपको लगता है अब थोड़ा पैसा आया है, अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं। या अभी तक आपके फाइनेंस जो है वो आपके घर वाले या आपकी कोई वो मैनेज कर रहे हैं, आप थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं आज। तो सबसे पहली सलाह क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं तो कैसे करें। सबसे पहली सलाह है, अपने खर्चे मैनेज करिए। अब आप ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट का इससे क्या मतलब। सबसे पहली सलाह, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, पीपीएफ सब कुछ हटाइए। आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, मतलब आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र ट्वेंटीज़ में होनी चाहिए कायदे से। अगर आप थर्टीज़ या फोर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, बढ़ाने जा रहे हैं, अभी तक आपने कम किया है तो एक अलग बात है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि मिड थर्टीज़ से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेना चाहिए। तो आपकी उम्र मिड थर्टीज़ से पहले की है इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू कर रहे हैं। और तो सबसे पहले अपने खर्चे मैनेज करिए। खर्चे मैनेज बहुत तरीके से हो सकते हैं। मैंने एक बार एक हफ्ते की छुट्टी ली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड था, 4 दिन काम करना था, उन 4 दिन की छुट्टी ली और अपने वो सारे बोरिंग काम किए जो नहीं करने का मन करता है। जैसे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन्स के जो पोस्टपेड बिल था, मैंने उसको रिड्यूस कराया कि ठीक है, ये जो फालतू के बिल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रॉडबैंड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे उतने डेटा की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ तो मुझे रोमिंग, वो सब कुछ करके प्लान चेंज किया। उसके बाद बैंक जाके जहाँ पर केवाईसी पेंडिंग थी, केवाईसी डाली, जहाँ पर नया एटीएम चाहिए था एटीएम डाला, जो भी काम थे जिनमें एड्रेस अपडेट करवाने थे एड्रेस अपडेट करवाए, जहाँ पर नया अकाउंट खुलवा, जो भी करवाना था, नॉमिनी वोमिनी सब कुछ। एक अभी की बात नहीं है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, प्री पेंडेमिक की बात कर, जो भी कुछ करना था वो सब कुछ मैंने उसमें किया। और ये पूरा एक हफ्ते की मतलब छुट्टी पे लेके, एक हफ्ता मतलब जो वीक लॉन्ग वीकेंड था तो 4 दिन की छुट्टी थी। बैंक हॉलीडे उस दिन चांस की बात है हमारा नहीं, मतलब कुल मिला के आप मेरी बात का मतलब समझ गए हो। मैंने वो सारे काम सॉर्ट आउट किए। और ये छोटे छोटे काम जो हैं इससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने खर्चे मैनेज करिए, और बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। जैसे मेरा फ़ोन का बिल मान लीजिए 1,000 रुपये आपका फ़ोन का बिल है, आपको पता चलता है कि आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो नहीं चाहिए तो खर्चा, तो आपने उसको घटा के 300 रुपये के रेंटल वाला पोस्टपेड ले लिया या उसको प्रीपेड करवा लिया। अब आपका फ़ोन, या आपने 2,000 रुपये का साल का एक साथ सब्सक्रिप्शन भर दिया, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने कम कर लिया, आपने अमेजॉन प्राइम रख लिया, आपको लगता है नेटफ्लिक्स आपको नहीं चाहिए, आप और कैंसिल करा दिए कुछ सा सब्सक्रिप्शन। वो सब कुछ मिला के मान लेते हैं आप 1,000 रुपये महीने का एवरेज बचा सकते हैं अगर, तो उससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अपने खर्चों को मैनेज करिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करिए। दूसरी चीज़, अपना एक बजट बनाइए। बजट इस तरह से बनाना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो पहले रख लीजिए, उसके बाद जो बचा वो आपकी सैलरी या वो आपकी इनकम है। तो आपके अकाउंट में मान लेते हैं 1,00,000 रुपये आए, तो आपको उसमें से अगर 30% इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 70,000 रुपये बचे। उसके बाद जो भी आपकी ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, वो सब कुछ आपने पे कर दिया, और आखिर में जो बचा वो आपका खर्च करने की इनकम है। ये नहीं करना है कि पहले आप खर्च कर लेंगे, आखिर में कुछ बचेगा तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। वो कभी नहीं होता है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं होता है। आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत मोटे खर्चे आने वाले, आप 500 रुपये की एस शुरू कर दीजिए, 150-200 रुपये की एस शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। क्यों मैं ये बात बात बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है, बहुत साल से वो परेशान थे कि पैसा कैसे बचाएं। कोई अभी उधार मांग लेता है, कभी घर पे कोई ज़रूरत आ जाती है, फिर कोई बीमार पड़ गया, कभी खुद का चेकअप कराना पड़ा। मैंने कहा जिस दिन सैलरी आए आप ऑटोमेटेड, मैंने उनका सामने बैठ के उनका ऑटो डेबिट करा दिया कि उनके अकाउंट से सैलरी आने के अगले दिन पैसे कट जाएं, उनकी एस कट जाएं। 1 साल बाद, 1 साल बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लगभग 1,00,000 रुपये जमा हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ा है और आपने जो एस की थी वो भी बढ़ी है। तो 1 साल में अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि 1,00,000 रुपये बचत करने के लिए, आपको लगेगा ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लग सकता है, लेकिन सैलरी आते ही, और वो कह रहे हैं कि ये तो मैं जिस दिन से नौकरी कर रहा था, जिस दिन से पहली तनख्वाह मिली थी, उस दिन से ये कर सकता था, और वो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता तो कम से कम 15-20 लाख रुपए तो मेरे पास अभी भी होते।
तो ये मिनिमम है। तो ये बजट हमेशा बनाइए, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको इन्वेस्ट करना है वो निकाल दीजिए, उसके बाद देनदारियां निकालिए, उसके बाद जो बचता है वो आपका पैसा है, वो आपके हाथ में है। तीसरी चीज़, इनकम बढ़ाने के तरीके सोच लीजिए। आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको इनकम बढ़ाने के तरीके सोचने चाहिए। आपने 1,000 रुपये एक शेयर में लगाया, आपने आईटीसी का, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, लड़कों को, आईटीसी का एक शेयर खरीदा है उन्होंने, उन्होंने मुझसे पूछा कि आईटीसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बातचीत हो रही है, घर पे किसी के गए हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मतलब बढ़ जाएगा, तब भी 200 कुछ रुपए का शेयर था। ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक बातचीत हो रही, तो मैंने कहा मुझे लगता है बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने पूछा कितने शेयर हैं आपके पास, बोला एक ले रखा है। आपने 200 रुपये का एक शेयर ले रखा है, अगर वो बढ़ के 400 का भी हो जाएगा, उससे आप क्या करोगे? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है उससे? परसेंटेज वाइज बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल फ़र्क क्या पड़ता है? तो आप इनकम बढ़ाने के सोर्सेस सोचिए। इनकम लीगल तरीके से एक्स्ट्रा मेहनत करके बन सकती है। शाहरुख खान बार बार कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको आराम कम करना पड़ता है। आप सोच विचार करके, और कई तरीके हो सकते हैं। आप साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप वर्चुअल कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वर्चुअल बिजनेस मतलब कोई वेबसाइट या कुछ, या कोई सर्विस शुरू कर सकते हैं। आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली है, घर के परिवार के लोग हैं, उनके साथ मिलके कुछ कर सकते हैं जिसमें वो हाथ बटा सकें आप। और बहुत सारे तरीके हैं शुरू करने के कोई काम। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आप कोई एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं पार्ट टाइम, साथ में बैठ के वीकेंड पे पढ़ाई करके, जो आपकी इनकम को और बढ़ा दे, आपको प्रमोशन दिलवा दे, आपको जॉब स्विच करने में आसानी हो। वो भी तरीके हैं, तो ये ज़रूर करिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का टारगेट ज़रूर फिक्स करिए। इन्वेस्टमेंट के टारगेट में कुछ चीज़ें आप बिल्कुल रखिए जिसको आपको कभी हाथ नहीं लगाना है, और जो आपको बहुत लंबे समय के लिए चाहिए, 10 साल 20 साल, एक हिस्सा उसमें डालिए। कुछ हिस्सा जिसमें आप खूब सारा रिस्क लीजिए, और मान के चलिए कि वो डूब जाए तो ठीक है, बढ़ जाए तो किस्मत, एक छोटा सा हिस्सा उसमें लगाइए। और रीसेंट टारगेट क्या हो सकते हैं? आपको अपना एजुकेशन लोन पे करना है, आपको शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपको बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपको घर बनवाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपको अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो जो भी चाहिए हो, उन सब के लिए टारगेट फिक्स करिए इन्वेस्टमेंट के। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज दो तरीके की होनी चाहिए। आप डेट में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, क्रिप्टो में लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, ये खुद पढ़ के समझिए। पढ़ना आसान है, आपको बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो सही जानकारी दे देंगे, बहुत सारे फेक भी हैं, वो देख लीजिए, समझ लीजिए, वो रिसर्च करिए, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। इन सब के बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी भी समझ लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, और उस रिस्क पे आपको जो पैसा मिलता है वो कितना है। मान लीजिए आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आपकी पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है अभी। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट में, MIS में, किसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका जो ब्याज है, उस ब्याज से आप एक हाईली रिस्की SIP शुरू कर दीजिए, स्मॉल कैप वाली। आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो बढ़ जाएगा, और आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा। ये तरीके भी अपना सकते हैं, या आप बैलेंस फंड अपना सकते हैं, हाइब्रिड फंड अपना सकते हैं। हमने ईटी मनी जीनियस के बारे में एक वीडियो बनाया है, कैसे आप उसको करके फ्री ट्रायल ले सकते हैं। उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ईटी मनी जीनियस का फ्री ट्रायल का, उस लिंक के ज़रिए 45 दिन का आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। छठा, ब्रोकर चार्ज समझिए। ब्रोकर चार्ज क्या होता है? आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें कितना पैसा एजेंट के पास जाएगा। आप बैंक के ज़रिए अगर म्यूचुअल फंड SIP अगर आपने ख़रीदा है, मान लीजिए कोई भी, आपने स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक से जाके ख़रीदा ब्रांच से, आपको तब सस्ता पड़ेगा, या आप उसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके ख़रीदेंगे तब सस्ता पड़ेगा, या आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए ख़रीदेंगे तब सस्ता पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? क्यों? जैसे अगर आप स्टेट बैंक या HDFC बैंक, किसी बैंक का म्यूचुअल फंड बैंक की ब्रांच में जाके खरीदेंगे, आपको ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। आप वही म्यूचुअल फंड किसी ऑनलाइन डिजिटल ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, IND मनी है, ज़ीरोधा भी है, और आपका SBI का अपना ऐप है, ईटी मनी है, बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो है। इनमें से किसी से जाके वो खरीदेंगे अगर तो आपको सस्ता पड़ेगा, आपको कम कमीशन देना पड़ेगा। उल्टा है, मैं लोगों को देखता हूँ जो जाके म्यूचुअल फंड खरीदना है स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक से जाके लेंगे, वही प्रोडक्ट आपको बाहर सस्ता मिल रहा है, अंदर जाके महंगा मिल रहा है। क्यों?
आप बैंक की ऐप से जाके खरीदते हैं, वहाँ पर आपको बैंक का एसी चलाने का बिल नहीं भरना पड़ता है। आप बैंक की ब्रांच में जाते हैं, वहाँ जो एसी चल रहा है उसका जो बिल है वो आपके म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट से कटता है। तो कहाँ ब्रोकरेज चार्ज कितना लग रहा है ये ज़रूर देखना चाहिए, कि इस पर कितना टैक्स लग रहा है ये ज़रूर देखिए। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। आप 15% रिटर्न ले रहे हैं और पता चला कि क्रिप्टो पे 30% सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया प्रॉफिट पे, बचा क्या फिर आपके पास? म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा ज़रूर लगाना है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपके पिताजी ने आपको करोड़ों रुपए नहीं दिए, जा बेटा लगा दे, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा ज़रूर लगाना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। आप डेट में म्यूचुअल फंड सोने का भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड सरकारी बॉन्ड्स का भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड इक्विटी का भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड बहुत कम रिस्की से बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। वो किस में लगाना है ये समझ लीजिएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा ज़रूर लगाना है, इसमें कोई स्किप नहीं करना है। मार्केट टाइमिंग की कोशिश कभी नहीं करनी। मार्केट टाइमिंग का मतलब, अभी 2022 की बात करते हैं, मार्केट गिरना शुरू हुआ, 15,000 के आसपास पहुंचा। अब लोगों ने कहा कि यहाँ से ये 12,000 जाएगा, इससे पहले नहीं रुकेगा। अभी तो यूक्रेन रशिया की वॉर है, फिर ताइवान की वॉर होगी, सेमीकंडक्टर के प्राइस, फ्यूल प्राइस, ये वो दुनिया भर का सब तमाशा उन्होंने बता दिया। और 12,000 पे जब आएगा तब खरीदेंगे, अभी मत खरीदना। 15,000 से 18,000 मार्केट टच कर गया वापस। अब अगर यहाँ से वापस भी आता है तो आपने 3,000 पॉइंट की रैली मिस कर दी। 3,000 पॉइंट का जो बढ़त थी आपको मिल सकती थी, वो मार्केट टाइम करने के चक्कर में आपके हाथ से चली गई। उसके बाद अगर 18,000 से ये 21,000 चला जाता है तो फिर आप ढूंढते रहिए कि अब कहाँ लगाएं। कोविड के बाद जब मार्केट बढ़ रहा था तब लोगों ने यही कहा, 15,000 जब पहुंचा तब 2020-21 में, तब ये कहा था कि जब 15,000 से नीचे आएगा तब लगाएंगे, और लोग खड़े रह गए, मार्केट ऊपर भाग गया। तो मार्केट टाइम करने की कोशिश मत करिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तब सोच समझ के पैसा लगाइए। हो सकता है कि वो बबल बन रहा हो, या हो सकता है कि वो एकदम पीक पे है और आप उस समय पे ख़रीद लेंगे जहाँ पर अननेचुरल चीज़ें लगती हैं। तो सोच समझ के लगाइए। हम ये नहीं करें कि उस पर भी मत लगाइए, क्योंकि सेंसेक्स या निफ्टी 30 और 50 शेयरों से चलते हैं और बहुत सारे शेयर हैं। तो हो सकता है कि निफ्टी आज बहुत भागा हो ऊपर, कोई शेयर उतना ना चलाओ, तो आप सोच समझ के पैसा लगाइए, लेकिन मार्केट टाइम करने की कोशिश मत करिए। आखिरी पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, जो वेबिनार आपको करोड़पति बनने के, बिना मेहनत किए बिजनेस करने के, दुबई घूमने के, फरारी खरीदने के वादे करके 500 रुपये, 1,000 रुपये, 20,000 रुपये मांग रहे हैं, उसमें कभी मत जाइए। वो कभी नहीं, मतलब कभी नहीं जाइए। जिसने सही में करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, जिसके पास लाइन खड़ी लंबी फरारी और पोर्शे खरीदने की क्षमता होगी, वो आपसे 500, 1,000, 2,000, 20,000 रुपये नहीं मांगेगा। अगर उसको चैरिटी करनी होगी वो फ्री में करेगा। लोग करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सलाह या देते हैं, तो रतन टाटा आपसे 500 रुपये लेके सलाह नहीं देते हैं जीवन में। मोटिवेशन आपको देने के लिए 500 रुपये नहीं लेते हैं। नारायण मूर्ति आपसे ऐसा नहीं कहते हैं कि 1,000 रुपये का वेबिनार ज्वाइन करो, हम मोटिवेट करेंगे कि इन्फोसिस कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो ये कभी मत करिए। पहली बात तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर वो कभी बताते भी हैं तो चलते फिर बता देते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, ये मत करो, मोटा मोटा। तो वेबिनार्स में पैसा मत लगाइए। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।